नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अभी कुछ रोज पहले यशवंत सिन्हा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हैं। जाहिर तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव वो लड़ रहे हैं तो उन्होंने अपने लिए समर्थन मांगा। अब ये अलग मसला है कि वो किसको समर्थन उन्होंने किया। उन्होंने तो घोषणा भी कर दी, हेमंत सोरेन ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, लेकिन तब भी यशवंत सिन्हा उनसे मिले और उन्होंने बड़ा गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया। और उनसे यशवंत सिन्हा ने कहा कि अंतरात्मा से निर्णय लीजिएगा। अब ये जो अंतरात्मा है ये बहुत कमाल की है और सियासत में तो कुछ ज्यादा ही कमाल करती है। अब 21 को पता चलेगा कि इसने कितना बड़ा सियासी खेल किया और किसको कितना वोट मिला। लेकिन असल में हम लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा महज इस राष्ट्रपति चुनाव तक सीमित नहीं। हम लोग बात उस फलक की कर रहे हैं जिस फलक पर भाजपा सियासी शतरंज बिछा रही है। खासकर अगर आप हैदराबाद में जो इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसमें जो अमित शाह ने कहा वो गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि 30 से 40 साल तक हम सत्ता में रहेंगे, रहने के लिए आए, तो जाहिर तौर पर उसका कोई ब्लूप्रिंट होगा। क्योंकि कम से कम मोदी और शाह की जो भाजपा है वो हवा में तो कोई बात नहीं कर रही है। उसने एक खाका तैयार कर रखा होगा कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो क्या ये जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, क्या वो उसी खाका जो खींचा गया है उसका हिस्सा है? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर आप इस सवाल पर गौर करिए तो एक बात तो बड़ी साफ हो जाती है कि भाजपा की जो अभी सियासत है उसमें 3 बातें एकदम आईने की तरह साफ दिखाई दे रही हैं। एक दलित समाज, दूसरा ओबीसी समाज और तीसरा जनजातीय समाज। इन 3 लोगों को एक साथ लेकर चलने की मुहिम भाजपा ने छेड़ रखी और उसकी एक वजह जो सबसे बड़ी है वो ये कि भाजपा और संघ भी हम उसमें अगर जोड़ें, क्योंकि वो तो मातृ संगठन माना जाता है, तो उस पर एक दाग हमेशा लगा है सवर्णवाद, ब्राह्मणवाद, और जिसकी वजह से दक्षिण में उनका पेनिट्रेशन उस तरीके से नहीं हो पाया और उत्तर के भी कई इलाकों में ये वर्जना उनके सामने रही है। तो ऐसा लगता है कि एक तो वो जो एक ठप्पा है उसको तोड़ने की कोशिश है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मालूम पड़ता है कि काफी हद तक टूटी भी है। एक तो ये हुआ। दूसरा, ये जो हमने कहा कि ये जो 2 उम्मीदवार हैं इनके जरिए किस तरह की सियासत देखी और सोची जा रही है उस पर हम लोग बात करते हैं। हम जगदीप धनखड़ के बारे में आपको एक बात बताते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिए, धनखड़ साहब कानून के बड़े जानकार हैं और फिलहाल पश्चिम बंगाल के महामहिम हैं। फरवरी की एक घटना है जो घटना ये बताती है कि असल में जो सियासी समीकरण है उस पर हम बाद में आएंगे कि क्यों वो बहुत अप्रोप्रिएट पर्सन है। उपराष्ट्रपति पद के लिए तो है ही हैं, असल में राज्यसभा के सभापति, ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी उनकी। और इसकी वानगी एक घटना है बंगाल की, मामला फरवरी का है और उनके पास एक अनुशंसा आती है। अच्छा, अनुशंसा कैबिनेट से नहीं आती है, ब्यूरोक्रेट भेज देते हैं कि साहब आप जो है सत्र बुलाइए। राजभवन से पत्र जाता है कि किस हैसियत से आपने ये कहा। राज्यपाल को अगर कोई कह सकता है कोई अनुशंसा करना है तो कैबिनेट करेगी, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं करेगा। तो जब उन्होंने ये सवाल पूछा तब कैबिनेट बैठी और यह प्रस्ताव हुआ कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए और यह राज्यपाल के पास भेजा गया। राज्यपाल ने कहा ठीक है, रात में 2 बजे जो है विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा, जो ऐतिहासिक है। आप चौंकिए मत, जो प्रस्ताव गया था उसमें 2 AM लिखा हुआ था। अब हाथ पांव फूल गए सबके। तब इधर से फिर सेक्रेटरी ने भेजा कि अरे सर गलती हो गई, वो टाइपो मिस्टेक है। फिर उन्होंने राजभवन से पत्र किया कि आप किस हैसियत से ये बात कर रहे हैं।
ममता बनर्जी परेशान, फिर कैबिनेट बुलाई गई और दूसरा प्रस्ताव भेजा गया कि नहीं, रात में 2 बजे नहीं, वो 2 PM करिए, दोपहर में 2 बजे बुलाइए। ये घटना ये बताती है कि किस तरीके से वो संवैधानिक मर्यादाओं को बताते हैं और उस हिसाब से काम करने का पाठ पढ़ाते हैं। अब आप देखिए राज्यसभा में कितना जरूरी है। आपने देखा होगा किस तरह से राज्यसभा में लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। जो घटना आपको याद होगी, रूल बुक फेंका गया, बेंच पर लोग खड़े हो गए। तो अब जब धनखड़ साहब उस चेयर पर बैठेंगे तो वो रूल बुक फेंकने वालों को बताएंगे कि साहब ये शोर तंत्र नहीं है, ये भीड़ तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। और क्या मतलब है यहां बैठने का। एक तो ये जो बड़ी चीज। दूसरा, जब हम बात समीकरण की करते हैं तो जैसा कि आप सब लोग अब इस बात से वाकिफ हैं कि 3 स्टेट तो सीधे सीधे आते हैं, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हरियाणा राजस्थान में तो चुनाव होने जा रहा है जिसका माना जा रहा है कि उसका फायदा मिलेगा। और दूसरी चीज, वो जो भाजपा की अपनी पॉलिसी है, जनजातीय समाज, ओबीसी और दलित, तो एक ओबीसी वाला मसला जाट कम्युनिटी के साथ हमेशा रहा है और उस आंदोलन के अगुवा भी रहे हैं। हम लोग बात करते हैं तो इस तरीके से भाजपा ने सियासत भी साधी और राज्यसभा में जहां थिन मेजॉरिटी है वहां पर किस तरह से संविधान का पालन कराया जाए और संविधान के दायरे में रहते हुए संवैधानिकता का पाठ पढ़ाया जाए, इसके लिए धनखड़ साहब जब बड़े उपयुक्त हैं और वहां बैठेंगे तब मुझे लगता है कि जो प्रोसीडिंग होगी वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हम अगर बात राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की करें और जिनका लगभग तय माना जा रहा है और यह भी माना जा रहा है कि बड़ा रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी, चूंकि एक मैं आपको बात बताऊं, ये जो अंतरात्मा वाला मसला है उसमें आप देखिए कि ममता बनर्जी किसके साथ जाएंगी ये भी तय नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के का नाम तय करने के लिए जो अपोजिशन ने बैठक बुलाई उसमें वो गई नहीं, ये बड़ी बात है। और द्रौपदी मुर्मू को लेकर उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है, फिर उनकी अपनी जो सियासत है वो आई है। और क्या वो भाजपा का समर्थन करेंगी इन दोनों उम्मीदवारों को लेकर, ये एक सवाल है। चूंकि अगर आप धनखड़ साहब की बात करें तो तमाम जो तलखियां हैं वो एक अलग मसला है, लेकिन कहा जाता है कि तमाम तलखियों के बाद भी जब ये मिलते हैं, इनकी मुलाकात जो होती है वो 2 ढाई 3 घंटे की होती है। अभी आप देखिए पिछले दिनों मिले थे जब असम के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और बातचीत भी बराबर होती रहती है। तो अब वो किधर जाएंगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम लोग अब आते हैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार पर। वो जो समीकरण है वो आप देखिए और असल में वो मैं आपको पूरा उसका आंकड़ा देता हूं। अभी तक हम लोग उसके जो है रफ आंकड़े की बात करते थे। एक चीज मैं और आपको बताऊं आंकड़ों पर जाने से पहले कि कम से कम भाजपा जो है वो जब वो कह रही है कि वो 30-40 साल वाला खाका उन्होंने खींचा है, तो असल में आप देखिए कि जब वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति बनाया गया तो जाहिर तौर पर आंध्र प्रदेश दिमाग में रहा होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में कम्मा और रेड्डी इनका जो है अपना वर्चस्व है और उनको लगा कि अगर नायडू साहब को बनाया जाएगा तो कम्मा वोट मिल सकता है। लेकिन हासिल क्या हुआ कि उस तरह की सफलता भाजपा को नहीं मिली, ना आंध्र प्रदेश में और ना दक्षिण में पेनिट्रेट करने में। तो अपना कहना यह है कि भाजपा बड़ा कैलकुलेटिव निर्णय लेती है। विपक्ष ने 2 लोगों को एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया और दोनों ही का अगर आप देखिए कि पॉलिटिकल लैंडस्केप में कितनी हिस्सेदारी है, तब आप समझ जाएंगे कि असल में भाजपा और विपक्ष में क्या अंतर और क्यों भाजपा जो है ये माना जाता है कि नहीं, अब वो जिस तरीके से निर्णय ले रही है उससे उसे वाकई में 30-40 साल तक हटा पाना इनके बस की बात नहीं है। उपराष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं उनका कर्नाटक में ही क्या प्रभाव उससे आप परिचित हैं, और जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनकी
उनका कितना संख्या बल है, उससे भी आप लोग वाकिफ हैं। अब आप आइए जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं भाजपा के, आप देखिए कि क्या स्थिति है। मैं आपको आंकड़े बताता हूं। गुजरात में 14.8% जनजातीय समाज, हिमाचल प्रदेश में 5.7%, नागालैंड में 86.5%, मेघालय में 86.1%, त्रिपुरा में 31.8%, मिजोरम में 94.4%। ये स्थिति है, ये आपको हमने नॉर्थ ईस्ट का भी बता दिया। अब आप आइए कर्नाटक में, जहां चुनाव होने हैं वहां, मतलब कर्नाटक दैट विल गो टू पोल इन मे नेक्स्ट ईयर, वहां भी 7% पॉपुलेशन है। और बाकी 4 राज्य जहां नवंबर में होने हैं उसमें आप देखिए 30.6% यह है छत्तीसगढ़ में, 21.1% मध्य प्रदेश, 13.5% राजस्थान, 9% तेलंगाना, 4 और 4 8 और 1 9। आप देखते जाइए 9 स्टेट ऐसे ही हो गए। और जो उड़ीसा है वहां 23% सीधे सीधे आ रहे हैं। और जब आप इन टोटल देखिएगा, जैसे झारखंड में 26% इनकी आबादी है। अब आप कल्पना करिए कि किस तरीके से ये 2 उम्मीदवारों ने भाजपा के लिए पॉलिटिकल लैंडस्केप बदला। और उसके बरक्स आप विपक्ष के उम्मीदवार को देखिए, उन्होंने कितना पॉलिटिकल लैंडस्केप बदला, सिन्हा साहब और मार्गेटल। ये जो बुनियादी फर्क है वो ये बता रहा है कि किस तरीके से भाजपा जब एक करे 30, 40, 45 साल का, तो उससे समझ में आता है। एक और आंकड़ा मैं आपको देता हूं, फिर अपनी बात खत्म करता हूं। आप ये देखिए कि 2017 में रामनाथ कोविंद को प्रेसिडेंट बनाया गया। और अब आप आ जाइए कि CSDS ने जो पोस्ट पोल सर्वे किया, उस सर्वे के अनुसार 21% वोट मिला जाटों का भाजपा गठबंधन को 2022 में, और 2017 में 8% मिला था। कितना इजाफा हुआ आप खुद कल्पना करिए। और नॉन जाटो आप देखिए, नॉन जाटो 41% मिला, 32 मिला था 17 में। ये फर्क है। और इस तरह से कैलकुलेट करके भाजपा चल रही, इसलिए जब वो 40-45 साल की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनके खाके में ये तमाम चीजें हैं। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये जो चुनाव है, इस चुनाव को महज राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुनाव तक सीमित करके देखना, मुझे लगता है कि ये भूल होगी। ये असल में जो चुनाव है वो भविष्य की राजनीति तय करने वाला है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।